हेलो दोस्तों, मैं हर्षित आज फिर से आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग इस चैनल पे देख रहे हैं कि लगातार आपको वीडियोस मिल रहे हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल रहे हैं और उन क्वेश्चन से काफ़ी जो पैटर्न है वो वैसा ही पैटर्न आपके एग्जाम में भी आपको मिल रहा है। लास्ट वीडियो में बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोगों ने लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व किए। लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करके हम लोगों ने जो कुछ कंक्लूजन्स निकाले, उस कंक्लूजन के बेसिस पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के साथ यहां पर आए हैं, जिसमें से हम कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं जो बाकी उन 40 क्वेश्चंस में नहीं थे जो हमने पिछला वीडियो बनाया था, उनको यहां पर कवर करने की कोशिश करें जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो मैं 50-50 का 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा आज का पहला वीडियो है। इसके बाद फिर एक और 50 क्वेश्चंस का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैंने कोशिश की है कि उस 100 क्वेश्चन में मैं मैक्सिमम सिलेबस के पार्ट को कवर कर लूं। ठीक है ना, तो आप वीडियो को आराम से देखिए। वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, सिर्फ ऐसे नहीं कि इसको याद कर लिया, इसको थोड़ा समझते हुए काम को करिए। ठीक है ना, चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप अपने दिमाग में अगर बैठा लेंगे तो हो सकता है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिल जाए। ठीक है ना, लास्ट ईयर आपको आपने जो पेपर देखा 40 क्वेश्चंस, अगर आपने वो 40 क्वेश्चंस देखे होंगे, उन 40 क्वेश्चंस के बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिएगा कि क्या हम उस लेवल से नीचे काम कर रहे हैं या उससे ऊपर काम कर रहे हैं, या उसके पैरेलली हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो मैंने आप अपना सिलेबस खोलिए, अपने सिलेबस को सामने रखिए और लाइन से आप क्वेश्चंस को देखते जाइए। मैंने उसी तरीके से अरेंज किया है कि जिससे कि सारी चीजें कवर हो सके। ठीक है ना, मैक्सिमम चीजें कवर हो सके। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। आपका जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने कहा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और इसे कंपोनेंट्स में हम लोगों ने लास्ट 40 क्वेश्चंस जो किए थे उसमें हम लोगों ने देखे कि लगभग 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ एक इसी टॉपिक से पूछा हुआ था। ठीक है ना, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहां भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है माइक्रो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो माइक्रो एनवायरनमेंट को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इस बात को आप याद कर लीजिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसको हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। सेकंड क्वेश्चन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डैश एनवायरनमेंट। जब भी पॉपुलेशन की स्टडी की बात होगी तो वहां पर हम याद रखें कि हम डेमोग्राफिक की बात करेंगे, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की बात करेंगे। ठीक है ना, पॉपुलेशन की स्टडी डेमोग्राफी का पार्ट है। ठीक है ना, फिर अकॉर्डिंग टू माल्थस थ्योरी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, अगर पेपर आपको थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश किया तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपने पिछले वीडियो में भी देखा था जो आपके एग्जाम में आया था, कुछ जनरल क्वेश्चंस डाल दिए गए थे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जनरल क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, आप एक छोटी सी कहानी समझ लीजिए बस। माल्थस एक डेमोग्राफर थे। ठीक है ना, माल्थस एक डेमोग्राफर थे। माल्थस ने अपनी एक समस्या प्रकट की थी और वो समस्या उनकी क्या थी, उन्होंने कहा कि जो हमारे यहां पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, हमारे यहां लोगों की जो जनसंख्या है, जो लोगों के बर्थ रेट है, जो पॉपुलेशन रेट है जो इंक्रीज कर रही है, उसका रेट ज्योमेट्रिकली है, यानी जीपी। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नाम सुना होगा। ठीक है, अगर नहीं सुना, अगर आप 10th भूल गए हैं, अगर आपने 12th में भी मैथ्स नहीं सुनी, ठीक है 12th आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन 10th में आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी नाम का एक चैप्टर सुना होगा। उसी तरह का एक चैप्टर था जीपी भी, अगर आप 11th पढ़ते तो आपको ये मिलता, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। एपी और जीपी दो चीज, मैं आपको सिंपल बस आपको यहां ये समझना है कि एपी का जो प्रोग्रेशन है, इसमें जो सीरीज बनती है उसका जो इंक्रीज होने वाला रेट होता है। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8 सबका डिफरेंस 2 है, तो इन सबके डिफरेंस को जब हम कॉमन कहते हैं तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जब कॉमन डिफरेंस क्या हो, कॉमन सेम हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, वो आपको तेजी से इंक्रीज करती हुई दिखती है एज कंपेयर टू एपी। ठीक है ना, एपी के कंपेरेटिवली जीपी तेजी से इंक्रीज करती है। तो माल्थस का कहना यह था
कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है वो जीपी की रेट से कर रहा है, इसीलिए ज्योमेट्रिकली हमने लिख दिया वो जीपी की रेट से कर रहा है। लेकिन जो देश का फूड प्रोडक्शन ग्रोथ है वो एपी के रेट से हो रहा है। एपी के रेट से इंक्रीज करने का मतलब धीरे धीरे इंक्रीज करना, और जीपी के रेट से इंक्रीज करने का मतलब तेजी से इंक्रीज करना। ठीक है, अब अगर पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज करे और फूड प्रोडक्शन धीरे से इंक्रीज करे तो सीधी सी बात है आने वाले समय में माल्थस को यह दिक्कत थी, ऐसा लगता था कि हो सकता है कि फूड प्रोडक्शन रह ही ना जाए, जनसंख्या अगर इतनी तेजी से बढ़ती गई तो। ठीक है ना, हालांकि उन्होंने लास्ट में यह भी माना कि अगर पॉपुलेशन तेजी से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ जाएगी तो अपने आप ही नेचर कुछ ऐसा करेगा जिससे वो उस बढ़ी हुई पॉपुलेशन को मृत्यु के करीब पहुंचा देगा, जैसा कोविड आ गया ऐसा कुछ। ठीक है ना, ऐसा कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर आएगा जिससे कि वापस से वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो सिर्फ क्या याद रखना है कि अगर माल्थस के थ्योरी की बात हमसे पूछता है तो पॉपुलेशन के ग्रोथ की बात ज्योमेट्रिकली होगी, और अगर फूड प्रोडक्शन की बात करता है तो फूड प्रोडक्शन की बात एरिथमेटिकली होगी। ठीक है ना, बहुत अगर इधर उधर से क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा, नहीं तो चांस कम है। ठीक है, बाय विच एक्ट डज द गवर्नमेंट चेक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड। तो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड गवर्नमेंट, अब देखिए ये जो मैंने पेपर बनाया था, ये पेपर मैंने जब बनाया था तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल गए थे। ठीक है ना, एमआरटीपी एक्ट। ठीक है, एमआरटीपी एक्ट, बाय विच एक्ट डज द गवर्नमेंट चेक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड। तो एमआरटीपी एक्ट मैंने बिल्कुल आपके पेपर के हिसाब से काम किया है। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए। ठीक है, एमआरटीपी एक्ट आप जानते हैं कब आया था, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, 1969। इसका फुल फॉर्म क्या है आपको याद होना चाहिए। एमआरटीपी एक्ट को हटा करके क्या लेते आया गया, तो कंपटीशन एक्ट आ गया। कब आया कंपटीशन एक्ट, कब आया, कोई बताएगा कंपटीशन एक्ट कब आया? चलिए एक और होमवर्क आपके लिए, ठीक है ना, कि कंपटीशन एक्ट कब आया, एमआरटीपी एक्ट को हटा करके कंपटीशन एक्ट कब आया। ठीक है ना, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर में आपसे पूछा गया था कि किसमें एफडीआई को अभी एंट्री नहीं दी गई है, उसका आंसर एटॉमिक एनर्जी था। उसी पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन क्या दिया, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो रेलवे ऐसा एक सेक्टर है जिसमें अभी पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट की कहानी शुरू हो गई है, तो हो सकता है कि अब ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया हो, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे में 40% डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन वहां शुरू हो चुका है। लेकिन अगर, क्योंकि पेपर बनाने वाले मतलब ऐसा थोड़े कि नई बुक लेके आएंगे और नई चीजों पे बनाएंगे, ठीक है, उनको बुक मिली होगी कहीं से, वहीं से 4-5 क्वेश्चन इधर से, 4-5 क्वेश्चन इधर से, कुछ ऐसा पेपर बनता है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें बहुत आसानी से रेलवे की तरफ जाइएगा। ठीक है ना, वैसे अब अगर नए ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे तो रेलवे में भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। तो फिस्कल पॉलिसी की जब बात आती है तो वो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है, या अगर हम फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया ना कहें, सिर्फ फिस्कल पॉलिसी टर्म इस्तेमाल करें, तो किसी भी देश के सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। अगर फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई पॉलिसी। तो क्या इसमें से मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रमोट करना ये तो ऑब्जेक्टिव है, मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ ये भी उसके ऑब्जेक्टिव है, टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी ये भी है, लेकिन टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, जिसमें हम लिक्विडिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने की बात करते हैं, यानी मनी सप्लाई को बढ़ाने या घटाने की बात जब हम करते हैं तो वो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, which of the following is the part of economic development? तो lifestyle of the people, technology changes, law of education, public debt। सरकार कर्ज किस लिए लेती है? सरकार जो पब्लिक डेप्ट लेती है, जो वो कई समय का फिस्कल डेफिसिट इकट्ठा करती है, जिसको हम पब्लिक डेप्ट कहते हैं, वो क्यों वो करती है लंबे समय तक के लिए? क्योंकि वो लोगों के ऊपर यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए खर्च करना चाहती है। इसी ध्येय से वो चाहती है कि हम कर्ज लें, किसी भी इकोनॉमी के लिए कर्ज लेना, लोन लेना, बोरो करना, ये नेगेटिव इंडिकेटर नहीं है। ठीक है ना, ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर तब है जब हम कुछ बोरो करके उस मनी को, उस
एसेट को और हम क्या करें, नंबर ऑफ टाइम्स क्रिएट करें, उसका हम 2x या 3x करके उसको वापस करें। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे किसी से मैंने 1000 रुपए लिया और मैंने कहीं इन्वेस्ट किया किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से मुझे वापस कितना मिल गया, मान लीजिए 4000 मिल गया, ठीक है ना, 4000 मिल गया। तो मैंने इसके 1000 में कुछ इंटरेस्ट जोड़कर 1200-1300 रुपए क्या कर दिया, 1200 रुपए के आसपास या 1300 रुपए के आसपास मैंने उसको वापस कर दिया। क्या दिक्कत है इसमें, हमारा तो प्रॉफिट ही हुआ। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या करती है, पब्लिक डेप्ट लेती है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और इस क्वेश्चन को आप और भी आसानी तरीके से सोच सकते हैं, लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी चेंजेस और लॉ ऑफ एजुकेशन, ये मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना, एक तरीके से। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज नॉट अ परक्यूसाइट नहीं, प्री रिक्वेसाइट होता है, ठीक है। फॉर, तो फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज, ठीक है ना, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो वो क्या है, डैश इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, डैश इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग टू मीट वेरी शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक विथ अ प्रोविजन ऑफ रिन्यूएबल। तो देखिए, अगर शॉर्ट टर्म फंड की बात होती है कमर्शियल बैंक के लिए, तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कॉल मनी। ओवरनाइट अगर हमको शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत है, हमको तुरंत उसकी आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉल मनी टर्म का इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के लिए, फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है ना, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, रिक्वायर्ड बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डैश इज द मार्केट विच हेल्प्स existing investors to sell the securities, dash is the market which helps existing investors to sell the market। तो प्राइमरी मार्केट तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा। आंसर नंबर 10 का बी हो जाएगा, सेकेंडरी मार्केट। याद रखिएगा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज की बात होगी तो ये हमारा सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है। डैश इज द इंस्टीट्यूशन, डैश इज द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैविंग लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी। स्टॉक एक्सचेंज की बात, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज की बात यहां पर हो रही है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, द मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ। तो मैक्रो एनवायरनमेंट की बात हो रही है, देखिए फिर से कंपोनेंट से क्वेश्चन आ गया आपके। मैक्रो एनवायरनमेंट की जो हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लीगल, ये तीनों ही हमारे मैक्रो इकोनॉमिक के पार्ट हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, पब्लिक और मिडिल मैन जो है ये हमारे मैक्रो का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, द एनवायरमेंट विच इज क्लोज टू बिजनेस एंड अफेक्ट इट्स कैपेसिटी टू वर्क इट्स इज नोन एज डैश एनवायरमेंट। द एनवायरमेंट विच इज क्लोज टू बिजनेस एंड अफेक्ट इट्स कैपेसिटी टू वर्क। क्या बात करेंगे हम, जब भी डायरेक्ट किसी चीज हमारे बिजनेस को इफेक्ट करने वाले कोई भी फैक्टर की हम बात करते हैं तो वो हमारा इंटरनल नहीं है, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर ही है, लेकिन एक्सटर्नल का वो माइक्रो पार्ट है। एक्सटर्नल को हम दो पार्ट में बांटते हैं, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट में माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन लेवल्स इन द इकोनॉमी लीड्स टू डैश इन द सप्लाई ऑफ मनी। हाई इन्फ्लेशन लेवल इन द इकोनॉमी लीड्स टू, सॉरी, हाई इन्फ्लेशन लेवल का मतलब क्या हो गया कि लोगों के पास पैसा क्या है, ज्यादा है। हाई इन्फ्लेशन लेवल का मतलब लोगों के पास पैसा क्या है, ज्यादा है, तो उसमें मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इसको हम लोग और डिटेल में भी समझ लेंगे जब हम लोग बिजनेस साइकिल के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये हम लोग, और इजी क्वेश्चन आपने क्लास 12 में पढ़ा है, ठीक है ना, क्लास 12 में आपने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा है। जब हाई इन्फ्लेशन की बात होती है तो हाई इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया कि एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरेटिवली, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरेटिवली। तो एग्रीगेट डिमांड कब ज्यादा होगा, जब मनी सप्लाई क्या होगी मार्केट में, ज्यादा होगी, ठीक है ना, ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, डैश कंपेयर्ड इन्फ्लेशन विथ रॉबर्स। तो ये नाम आप याद रखिएगा, इन्होंने इन्फ्लेशन को रॉबर्स के साथ कंपेयर किया था, ठीक है। ब्रह्मानंद एंड वकील, प्रोफेसर ब्रह्मानंद वकील जो थे, इन्होंने इन्फ्लेशन को रॉबर्स के साथ, ठीक है ना, एक तरीके से आप कहिए तो वो आप क्या इन्फ्लेशन को एक
नॉन लेजिस्लेटिव टैक्स कह सकते हैं। कठिन वर्ड बोल रहा हूं, मैं आसान तरीके से बात करता हूं। मैं ये कहूं कि इन्फ्लेशन बिना बताए लिया हुआ टैक्स है क्या? बिना बताए लिया हुआ टैक्स है क्या? अगर कोई भी चीज, जैसे आप कुरकुरे मान लीजिए खरीदते हैं, ठीक है, कुरकुरे खरीदते हैं, जो 5 रुपए वाला कुरकुरे है, उसमें पीछे लिखा रहता है ना इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। वहां पर जो टैक्स का रेट है, जो इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस है, उस वहां आपको पता है कि टैक्स इतना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 1 रुपए है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो आपको लगता है कि 4 रुपए का कुरकुरे है, इसमें 1 रुपए जो है वो क्या है, वो हमारा इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस जो सरकार के पास जीएसटी जा रहा है वो है, ठीक है। ये तो हमको दिख रहा है। लेकिन अगर इस पार्ले जी का सॉरी इस कुरकुरे का रेट अगर मैं 5 रुपए से 6 रुपए कर दूं, तो क्या ये रेट हाई हो गया? क्या ये पैसा भी आपकी जेब से ही जा रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये पैसा भी आपके जेब से ही जा रहा है, लेकिन अब बिना बताए कि ये टैक्स के रूप में हम ले रहे हैं, ये बिना बताए लिया हुआ टैक्स है, ठीक है ना। इसीलिए इतना आपको नहीं समझना है, आप बस इतना समझिए कि एक नॉन लेजिस्लेटिव टैक्स होता है इन्फ्लेशन, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं, लेकिन आपको अभी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए सिर्फ ये बात याद रखनी है कि इन्फ्लेशन को रॉबर से कंपेयर करने का काम किसने किया था? प्रोफेसर ब्रह्मानंद एंड वकील ने किया था। सॉरी, प्रोफेसर ब्रह्मानंद एंड वकील ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स इज द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का अपोजिट क्या होगा? तो सर डिफ्लेशन होगा। ऑप्शन नंबर ए, अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। अ गवर्नमेंट रेफर्स टू डैश टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट रेफर्स टू डैश, अगर इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है तो सरकार को अपने एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा? अपने एक्सपेंडिचर को कट करना पड़ेगा, उसे कम करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर हम यहां बात करें तो अब सरकार अगर अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, अगर ऑप्शन बी की हम बात करें, अगर खर्च बढ़ा देगी तो और मनी का फ्लो मार्केट में हो जाएगा, तो लोगों के पास और पैसा आ जाएगा, लोगों के पास और पैसा आएगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो वो और डिमांड करेंगे, और ज्यादा डिमांड और कम सप्लाई ही तो इन्फ्लेशन का कॉज है। तो उसको अगर ठीक करना है तो हम क्या करेंगे? हम गवर्नमेंट के स्पेंडिंग को कट कर देंगे। रिडक्शन इन रेपो रेट तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट की बात हो रही है और रेपो रेट तो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है जो आरबीआई करता है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। तो ऊपर हल नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब अभी बैठा हुआ है बेचारा ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो व्हेन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली, द फिनोमिनन इज कॉल्ड। अगर किसी भी इकोनॉमी में हम कहते हैं कि कीमतें घट रही हैं तो उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन की कंडीशन। अगर किसी इकोनॉमी में प्राइस इंक्रीज कर रही है तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन की कंडीशन। तो यहां पर क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस फॉल कर रही हैं कंटिन्यूअसली, तो इसको हम डिफ्लेशन की कंडीशन कह लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, इफ टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज नोन एज। टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, मतलब यहां पर देखिए इन्फ्लेशन दो तरह का होता है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है ना। मैं ये बता देता हूं थोड़ा सा। इन्फ्लेशन जो आपका है वो जनरली हम दो तरीके की बात करते हैं, एक डिमांड पुल और दूसरा कॉस्ट पुश। अगर ड्यू टू राइज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गया, लोगों के पास परचेजिंग पावर आ गई, इस वजह से मनी सप्लाई, क्योंकि परचेजिंग पावर ज्यादा है तभी होगा जब मनी सप्लाई ज्यादा होगा। तो अगर डिमांड ज्यादा होने की वजह से सप्लाई कम है और मार्केट में महंगाई है, तो इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी वस्तुओं की जो लागत है उसको प्रोड्यूस करने में, अगर उनके कॉस्ट में वृद्धि है, उस लागत में अगर वृद्धि है, कोई भी रॉ मटेरियल जो हम पहले 10 रुपए का खरीदते थे अगर वो 15 रुपए का हो गया है, 13 रुपए का हो गया है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, लेबर पहले हमसे 100 रुपए लेता था अब वो 120 की डिमांड कर रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज कर गया है
तो उस कंडीशन में हम जो इन्फ्लेशन का रीजन देंगे वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर वस्तुओं के लागत की बात नहीं हो रही है, वो कह रहा है कि टू मच मनी इज चेजिंग फ्यू गुड्स, यानी किसी गुड की डिमांड, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनके पीछे कई लोग क्या हैं, पैसा खर्च करने को तैयार हैं, तो उनकी उस गुड्स की डिमांड हाई है। तो ये कौन सा है? ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। बात आपको क्लियर है? द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया आर, मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो इनएडिक्वेट राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये भी है, इरेटिक एग्रीकल्चरल ग्रोथ ये भी है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग करने के लिए सरकार क्या करती है, मनी का फ्लो भी बढ़ाती है, ठीक है ना कहीं से कर्ज लेगी डेफिसिट फाइनेंसिंग करने के लिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग से बचने के लिए, तो फाइनेंसिंग से बचने के लिए भी फाइनेंस करना पड़ता है, बोरोइंग से बचने के लिए फाइनेंस करना पड़ता है, वहां भी मनी का फ्लो। तो ये सारे ही रीजंस क्या हैं, ये सारे ही रीजंस क्या हैं, आपके कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन है इंडिया के। ठीक है, आते हैं अपने सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? डैश इज एन इफेक्टिव मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव मेथड क्या है? आप इस बात को याद रखिए कि जब भी सॉरी यहां पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, आपकी सेलेक्टिव कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की हम बात करते हैं। क्वालिटेटिव में हम कई जगह पर सेलेक्टिव क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, जैसे क्रेडिट राशनिंग में करते हैं, या हम मोरल सुएशन में करते हैं। तो ये जो बातें हैं, या बैंक रेट पॉलिसी है, बैंक रेट की जो पॉलिसी है वो एक लंबे पीरियड की पॉलिसी है, एक लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है, और इन्फ्लेशन आपका अभी का कॉज हुआ पड़ा है। तो आप वहां पर क्या करेंगे, कुछ शॉर्ट टर्म के बारे में सोचेंगे, और इस पूरे ऑप्शन में जो शॉर्ट टर्म वाला एक ऑप्शन दिया हुआ है वो एक सीआरआर ही है। जो सीआरआर में होता क्या है कि कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि जो तुम अपने पास डिपॉजिट ले रहे हो, उस डिपॉजिट का कुछ हिस्सा मेरे पास, आरबीआई के पास कैश के रूप में रख दो। बात समझ में आ रही है? कैश के रूप में रख दो। अगर कैश रिजर्व रेशियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा देता है, यानी सीआरआर अपने यहां कैश रिजर्व आरबीआई ज्यादा रखता है, तो कॉमर्शियल बैंक के पास से कैश चला गया आरबीआई के पास। कॉमर्शियल बैंक के पास, आपको ये वीडियो एक दिन पहले मिल गया होता क्योंकि थोड़ी सी तबियत में दिक्कत है इसी वजह से, लेकिन ठीक है, आप समझिए, क्योंकि कैश कहां चला गया, कैश चला गया आरबीआई के पास, तो किसके पास कैश नहीं रह गया, अब आपके जो कॉमर्शियल बैंक है उसके पास कैश नहीं रह गया। तो कॉमर्शियल बैंक के पास अगर कैश कम हो जाएगा तो वो लोगों को क्या करेगा, लेंडिंग कम करेगा, लोन्स कम देगा, उनको लोन्स कम देगा, तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये यहां पर कैश रिजर्व रेशियो इसका आंसर हो जाएगा, इफेक्टिव मेथड। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, इन्फ्लेशन को हम कैसे मेजर करते हैं? तो आप याद रखिए कि हमारे देश में जो मेन तरीका है इन्फ्लेशन को मेजर करने का, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। होलसेल प्राइस इंडेक्स भी एक इंडेक्स है। देखिए किस तरीके से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक बास्केट है, ठीक है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, होलसेल प्राइस इंडेक्स का। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट में कुछ नंबर ऑफ गुड्स हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बास्केट में कुछ नंबर ऑफ गुड्स हैं, ठीक है ना, उनके बेसिस पे हम चीजों को डिफाइन करते हैं अलग अलग देशों में। भारत में जो मेन इन्फ्लेशन को मेजर करने का तरीका है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? व्हेन इन्फ्लेशन इज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए आ गया वो क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस में जब इंक्रीज होता है, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसको हम क्या कहते हैं? तो क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आया है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। द आइटम विद द मैक्सिमम वेटेज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज, द मैक्सिमम वेटेज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज, तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं
इनका वेटेज, जैसा मैंने कहा आपसे कि जैसे कि मैं दो अगर बास्केट ले लूं, एक बास्केट ये हुआ, एक बास्केट ये हुआ, एक बास्केट ये हुआ, एक बास्केट में हमने कुछ सामान रखे और दूसरे बास्केट में हमने कुछ सामान रखे, ठीक है। अब इस बास्केट में जो सामान रखे हुए हैं उन बास्केट में आए हुए प्राइस के इंक्रीज को, जो चीज इन्फ्लेशन में कहूंगा प्राइस इंक्रीज को रिप्रेजेंट करने वाला जो इंडेक्स है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। और इस वाले बास्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज में रखा हुआ हूं, इसमें इंक्रीज हुए प्राइस में यानी इन्फ्लेशन में जो कारण है इस इंडेक्स को मैं क्या कह रहा हूं, होलसेल प्राइस इंडेक्स कह रहा हूं, ठीक है ना। एक कंज्यूमर प्राइस, एक होलसेल प्राइस। तो कंज्यूमर प्राइस में हम क्या करते हैं, जो हमारे फूड के आइटम्स होते हैं उनको हम ज्यादा यहां पर ज्यादा इस बास्केट में हमने फूड के चीजों को रखा हुआ है, फूड ग्रेन्स के बारे में चीजों को रखा हुआ है, बेवरेजेस के सामान को रखा हुआ है। तो यहां पर जो चीजें हैं, अगर फूड में इंफ्लेशन ज्यादा आएगा तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इंफ्लेशन बड़ा दिखेगा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में के प्राइस में इंक्रीज आया है, तो क्योंकि मैंने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इसमें नहीं रखा था, इसमें रखा था जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, तो इसमें अगर कभी इंफ्लेशन आता है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ गए हो, ठीक है ना। तो इसीलिए जब हमने क्या लिखा यहां पर, वेटेज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसका पार्ट है, वो हमारे होलसेल प्राइस इंडेक्स के बास्केट में रखे होते हैं। और बाकी के तीन ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब आप यहां से बता सकते हैं कि फूड आइटम्स आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फूड आइटम्स है, फ्यूल एंड पावर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कंज्यूमर प्राइस का पार्ट है, ठीक है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट में रखा होने वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का आंसर हो जाएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स का। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेल्प्स टू मेजर द डिग्री टू विच, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है, डिग्री टू विच, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्राइसेस हैव राइजन टू द वेज लेवल इन द इकोनॉमी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम between two different sets of income recipients, same point of time, distribution of income between two different sets of income recipients during different periods. तो consumer price index helps to measure the degree to which the distribution of income between two different sets of income recipients ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स। देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स अपने में एक टॉपिक है, ठीक है ना। अभी आप इसको डायरेक्टली जिस तरीके से समझेंगे कि आपने पढ़ाई पहले भी की होगी, अभी आप इन चीजों को ऐसे ही डायरेक्टली एक बार दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं होगा तो इस पे इन्फ्लेशन पे एक वीडियो ही आ जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, आपके ये सारे कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, द शेयर ऑफ फूड आइटम्स विद इन इंडियाज टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज रिड्यूस्ड विद इन द लास्ट 2 डिकेड्स बिकॉज ऑफ, क्योंकि लोगों की इनकम लेवल क्या हो गई है इंडिया में, ठीक है, इंक्रीज कर गई है, इंक्रीज इन पीपल्स इनकम लेवल, द शेयर ऑफ फूड आइटम्स विद इन इंडियाज टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज रिड्यूस्ड, ठीक है ना। इनकम लेवल अगर इंक्रीज करेंगे तो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज रिड्यूस्ड विद इन द लास्ट 2 डिकेड्स बिकॉज ऑफ द शेयर ऑफ फूड। तो वो फूड आइटम्स पे अपने इनकम का ज्यादा हिस्सा थोड़ा ही खर्च करेंगे, वो अलग अलग आइटम्स पे करेंगे, वो अलग अलग कैपिटल को फॉर्म करने पे अपना खर्च करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये एक रीजन हो सकता है। पहले लोगों के पास इनकम कम थी, वो सिर्फ अपने बेसिक नेसेसिटीज में ही जीना चाहते थे, ठीक है ना, क्योंकि अब उनकी इनकम इंक्रीज कर रही है तो वो अपने बाकी जगहों पर भी अपने खर्च को क्या कर रहे हैं, अपने इनकम के एक्सपेंडिचर को इधर उधर भी एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। द कैपिटल मार्केट इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय, तो कैपिटल मार्केट किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो सेबी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने फुल फॉर्म पूछा था और मुझे अच्छा लगा कि किसी एक बच्चे ने वहां पर इसको रिप्लाई किया, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन आपको और क्या याद रखना है कि सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, तो 1988 में सेबी एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन बीएसई सेंसेक्स, नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था तभी मैंने कहा 30 है, इंपॉर्टेंट नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, सेबी का इसमें से ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है,
टू प्रमोट इंडिविजुअल बिजनेस, इतनी बड़ी संस्था इंडिविजुअल बिजनेस थोड़ा ही प्रमोट करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन ऑफ सेंसेक्स। फिर से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना, आप याद रखिएगा इस बात को, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन ऑफ सेंसेक्स, तो मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, निफ्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 1996। निफ्टी कब एस्टेब्लिश हुआ? 1996 में एस्टेब्लिश हुआ। द मनी मार्केट वेयर डेब्ट्स एंड स्टॉक्स आर ट्रेडेड एंड मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन अ ईयर। तो मोर देन अ ईयर की जब भी बात हो जाएगी, जब भी मोर देन अ ईयर की बात होगी तो इसका आंसर आपका कैपिटल मार्केट हो जाएगा, और एक ईयर से कम की बात होगी तो आप उसमें मनी मार्केट की बात करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है। द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया इज, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? सेबी है। अभी इस तरह का क्वेश्चन किया हम लोगों ने। Which of the following reasons is not responsible for the ups and downs in the Sensex? तो ये सारे ही रिस्पॉन्सिबल हैं, none of the following इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सेंसेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ना के बराबर चांस है, तो 2-3 क्वेश्चन जो इसमें पड़े हुए हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, डैश इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स, हेल्प टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच के लिंक को एस्टेब्लिश करने का काम किस जगह पर होता है? फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है ना, फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स, हेल्प टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर, तो फाइनेंशियल मार्केट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, डैश इज द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स की बात फिर से आ गई, तो कैपिटल मार्केट। लॉन्ग टर्म, मोर देन 1 ईयर, ये सारी चीजें कैपिटल मार्केट। फिर व्हेन सिक्योरिटीज आर एलोकेटेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल इज रेफर्ड टू एज, तो प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज डैश मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, तो सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना, सेकेंडरी मार्केट, ऑप्शन नंबर बी। 40, डैश इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा? मनी मार्केट। लेस देन अ ईयर, शॉर्ट टर्म, मनी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है ना, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है ये। ठीक है ना, ये 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए प्रोवाइड करती है सरकार। ठीक है ना, 364 डेज, 182 डेज और 91 डेज के लिए। ठीक है ना, ट्रेजरी बिल्स। यहां क्वेश्चन कुछ और है, जीरो कूपन बॉन्ड की बात हो रही है, ये ट्रेजरी बिल्स हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट? मनी मार्केट का तो आपका कॉल मनी भी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी है, ट्रेड बिल्स भी है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू, बिजनेस साइकिल की देखिए बात आ गई अब। ठीक है, एक मिनट, बिजनेस साइकिल की बात आ गई, हम लोग इस पे बात करते हैं। एक मिनट सर। ठीक है, द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू, तो बिजनेस साइकिल की जब बात होती है तो अप्स एंड डाउन्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्लाइनिंग सेविंग्स, फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर टाइम। देखिए आपको बिजनेस साइकिल पता भी है, आप इस क्वेश्चन के थ्रू और समझ लीजिए इसको एक बार। यही है आपकी बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में एक बार क्या होता है? बिजनेस साइकिल में एक बार क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किस चीज का है? ये एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, एक ऐसा पोजीशन है यहां पर जो मैक्सिमम पोजीशन है एक्सपेंशन होते होते, यानी ये अगर ओरिजिन है
तो यहां से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो रही है, धीरे धीरे एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होते होते एक ऐसा जगह आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा इकोनॉमी में जो उसका मैक्सिमम होगा, जो उसका बूम वाला कंडीशन होगा, ठीक है ना। बूम पे आने के बाद इकोनॉमी में क्या होगा, अब क्योंकि वो बूम है तो बूम कह रहे हैं तो उसकी कोई इज्जत है, तो यानी उसके ऊपर तो नहीं जाएगा, यानी अब नीचे आएगा। नीचे आने का मतलब हो गया कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, कम हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम, ग्रोथ रेट डिक्लाइन करेगा, ग्रोथ रेट डिक्लाइन करेगा तो उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या कह लेते हैं, उसी को हम लोग रिसेशन कह लेते हैं, ठीक है। अब यहीं जैसे ये रिसेशनरी वाली कंडीशन आनी शुरू होगी तो सरकार को अपना कुछ ना कुछ पॉलिसी लेकर के आगे आना पड़ेगा और सरकार को इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी। सरकार को थ्रू फिस्कल पॉलिसी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी इन कंडीशंस को सही करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है ना, रिसेशन से बचाने के लिए। अगर सरकार इस चीज पे ध्यान देती है तो रिसेशन में ही हम इस सिचुएशन को सुधार लेंगे, लेकिन अगर सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं देती है, अगर इस पे और कुछ दिन टाल मटोल जैसे हमारे यहां चलता है, कुछ दिन और हम बाद में कर लेंगे, अभी ये इलेक्शन जरूरी है, अभी वो इलेक्शन जरूरी है, अभी रहन देते हैं रिसेशन वाले मुद्दे को, थोड़ा सा रुक जाओ, ये करो वो करो, तो अगर ऐसा कंडीशन सरकार करती है तो इकोनॉमी और खराब कंडीशन में आ सकती है, जिसका नाम है डिप्रेशन, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रिसेशन में अगर सरकार सही स्टेप ले लेती है तो सुधर ही जाएंगी चीजें, वो स्टेप लेने के बाद भी कई बार चीजें ठीक तरीके से नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या कारण, प्रेजेंटली हम देख सकते हैं कि हर कंट्री में रिसेशनरी ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन जो पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर है वर्ल्ड का वो सब है, तो उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया भी अफेक्टेड है, उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी डेवलप्ड नेशन सारे अफेक्टेड है, ठीक है ना। तो आप कुछ सही स्टेप लेकर भी, अगर आप विश्व की इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं तो कई बार आप सही स्टेप लेकर भी रिसेशन के और अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सही स्टेप्स लगातार लेते रहेंगे तो वो रिसेशन डिप्रेशन में कन्वर्ट नहीं होगा, हम रिसेशन से ही वापस घूम जाएंगे, ठीक है ना। अब डिप्रेशन पे जाएंगे हम और इस डिप्रेशन की भी तो थोड़ी इज्जत है, कोई एक सबसे पीक होगा, सबसे पीक टर्म नहीं इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रफ। इस ट्रफ वाले कंडीशन में इकोनॉमी चली जाएगी और फिर अब इससे उठना ही है तो उठने वाले कंडीशन को हम क्या कह लेंगे, इसको हम इकोनॉमी में रिकवरी कहते हैं। तो क्या पूछा है कि बिजनेस साइकिल रेफर्स टू, तो फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, फ्लक्चुएशन इन, अब ये बढ़ता रहेगा, ये चलता रहेगा, ठीक है ना, फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर टाइम। बात समझ में आ गई, यही फ्लक्चुएशन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 44, एक्सपेंशन फेज ऑल बट, एक्सपेंशन फेज ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल ठीक शब्द नहीं लग रहा है, एक्सपेंशन फेज ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग, एक्सपेंशन फेज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स, सीधा सा क्वेश्चन है, आप पूछना क्या चाह रहा है कि एक्सपेंशन फेज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए आप, तो क्या होगा इस फेज में, क्या हो रहा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने का मतलब हो गया कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर रही होगी, तो इसमें एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही होगी। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल आर, तो टर्निंग पॉइंट अभी आपने देखा कि एक बार यहां से घुमा और एक बार यहां से घुमा, इस टर्निंग पॉइंट को हम लोगों ने क्या कहा, पीक कहा था, ठीक है, इस टर्निंग पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या कहा था, इस पॉइंट को ट्रफ कहा था हम लोगों ने, ठीक है, तो पीक एंड ट्रफ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब स्वैच्छिक बेरोजगारी, यानी अपनी इच्छा से बेरोजगारी, अपनी इच्छा से लोग कहां बेरोजगार होंगे, भारत में कि अमेरिका में, अपनी इच्छा से लोग बेरोजगार होंगे अमेरिका में, जब वो अपने एक किसी एक प्रोफेशन में होंगे और उस प्रोफेशन को इसलिए छोड़ देंगे कि अब उनको और कुछ बेहतर चाहिए। इंडिया में तो लोग प्रोफेशन ही ढूंढ रहे हैं,
बात समझ में आ रही है? तो जब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी इज ऑलमोस्ट जीरो, तो अगर यहां से एक और क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहां की कंडीशन है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज की कंडीशन है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज की सिचुएशन है। और अगर आपसे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पूछता है कहां की कंडीशन है, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज की कंडीशन है। ठीक है, तो अब यहां क्या पूछा हुआ है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो इन डैश फेज। हाँ, अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, एक्सपेंशन फेज पे है, तो सीधी सी बात है इस समय प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट उस समय जीरो, लगभग जीरो नहीं कहिए, कम रहेगी। ठीक है ना? तो ये कब हो सकता है? ये ऑप्शन ए एक्सपेंशन के फेज में हो सकता है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 47 में। द इकोनॉमी इज सेट टू बी ओवरहेड एट द डैश फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। ठीक है ना, ओवरहेड की बात हो रही है, फिर से कौन सी कंडीशन? ये पीक वाली कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस व्हेन बिजनेस साइकिल इज। कॉस्ट ऑफ लिविंग कब इंक्रीज कर रही होगी बताइए? जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा। पैसा कब ज्यादा होगा? एक्सपेंशन के फेज में। तो इसी पीक पे लोगों के पास कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो जाएगी? क्योंकि लोगों के पास पैसे ज्यादा आएंगे, रोजगार ज्यादा मिलेगा, मनी मार्केट में ज्यादा फ्लो करेगा, तो परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। तो यानी कि वहां वो किस कंडीशन पे? पीक पे ऐसी कंडीशन आएगी। ऑल बट वन आर द एंडोजेनस फैक्टर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। एंडोजेनस फैक्टर की बात हो रही है, एक्सोजेनस, एंडोजेनस। तो वॉर आएगा तो आप कुछ भी करेंगे, आपका बिजनेस साइकिल क्या होगा? इस तरीके से एक्सपेंशन फेज पे नहीं चल पाएगा, उसमें दिक्कतें आएंगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सारा खर्च एक तरफ एलोकेट कर दिया जाएगा, डिफेंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद अगर हम 50 पे बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? डैश इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन with lowest level of economic activity। severe part of recession, तो recession ये हो गया recession, severe part डिप्रेशन। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा कि डैश इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन विद द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्रेशन। ठीक है ना? क्लियर है बात? और है क्या? 51, फॉल इन द इंटरेस्ट रेट्स इज अ टिपिकल फीचर ऑफ। फॉल इन द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का फॉल होना टिपिकल फीचर कब का? किसका है? डिप्रेशन का है। ठीक है ना? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा, ताकि कहीं तो आओ, लोन लो जाओ, कुछ तो शुरू करो। ठीक है? तो डिप्रेशन इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। इसके बाद नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के लिए हम लोग दोबारा मिलेंगे। ठीक है? नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के लिए हम लोग दोबारा मिलेंगे। आप ये 51 क्वेश्चंस देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप जरूर बताइए, मैं उन डाउट्स को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में दोनों ही बात कर लूंगा। ठीक है ना? तो मैंने आपको 40 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जो कि प्रीवियस ईयर के थे। उस वीडियो को आराम से देखिए, क्या पता 2 4 5 क्वेश्चन वहां से रिपीट हो जाएं इस साल। 51 क्वेश्चंस ये हैं। इसके बाद एक और 50 क्वेश्चंस का एक वीडियो मैं लेके आ रहा हूं, तो आप तब तक चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।